ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रजिस्टर्स के बारे में होगा। रजिस्टर्स का इंट्रोडक्शन, रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स की टाइप्स कितनी हैं और रजिस्टर्स की डेली लाइफ में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस कहाँ पर होती हैं। इससे पहले हम लोगों ने काउंटर्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट सिक्वेंशियल सर्किट की टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम रजिस्टर्स है। और आप लोगों ने आईटी में या किसी और कोर्स में रजिस्टर्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और आप रजिस्टर्स को जानते भी होंगे। हर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रजिस्टर की वेरिएशन होती है। उस आर्किटेक्चर के लिहाज से रजिस्टर की लेंथ होती है। अगर आर्किटेक्चर 8 बिट का है तो रजिस्टर साइज भी उसमें 8 बिट होगा। अगर 16 बिट का आर्किटेक्चर 16 इन सो ऑन। फिर आपको ये भी पता है कि रजिस्टर आर्जी तौर पे डेटा को स्टोर करवाता है। अब आर्जी तौर पे क्यों करवाता है, हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे, क्यों नहीं ये परमानेंटली स्टोर करवाता है, क्यों ये आर्जी तौर पर स्टोर करवाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास थे, वो भी डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो फिर हमें रजिस्टर को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इस बात का जो जवाब है वो ये है कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंगल बिट डेटा को स्टोर करते थे, यानी या 1 को करते थे या फिर वो 0 को कर रहे थे। लेकिन जब हमारे पास लार्ज डेटा होता था, अगर हम बात करते हैं 4 बिट डेटा को, तो हमें 4 बिट डेटा के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या, फ्लिप फ्लॉप ने 1 बिट ही स्टोर करनी है। और हमने डेफिनेशन में ये बात की थी कि फ्लिप फ्लॉप ऐसे सिक्वेंशियल सर्किट हैं जो डेटा को 1 बिट डेटा को स्टोर करते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम आई कि अगर हमारे पास मल्टीपल बिट डेटा हो या बिट स्ट्रीम हो, 2, 4, 6, 8 या 16 बिट डेटा हो, तो फिर हम फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें रजिस्टर डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो आज वाले हम लेक्चर में देखेंगे कि रजिस्टर का इंट्रोडक्शन, टाइप्स और इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि हमें रजिस्टर को टॉपिक को डिस्कस करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। हमने ये महसूस किया कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो इनसफिशेंट है डेटा को स्टोर करवाने के लिए, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने रजिस्टर को डिज़ाइन किया। ओके, सबसे पहले रजिस्टर सिक्वेंशियल सर्किट है, क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने डेटा को स्टोर करना है, नो डाउट आर्जी तौर पे ही करना है, लेकिन हम इनको सिक्वेंशियल की कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज इनके अंदर मेमोरी ज़रूर होती है। मेमोरी क्यों होती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि रजिस्टर्स ऐसे सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं जो n नंबर ऑफ बिट्स को अंदर अपने अंदर स्टोर करवाते हैं। n अब कोई भी नंबर हो सकता है। n जो है वो 4 बिट भी हो सकता है, 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है। यानी कि ऐसे सिक्वेंशियल सर्किट जो अपने अंदर n नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करवाते हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं, रजिस्टर्स का नाम देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि इन्होंने डेटा को स्टोर करवाना है और n नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करवाना है, तो डेफिनेटली स्टोरेज के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप को ज़रूर रिक्वायर्ड होंगे, हमें फ्लिप फ्लॉप मस्ट रिक्वायर्ड होंगे। तो सेकंड चीज़ देखिए यहाँ पर क्या मेंशन की गई है कि रजिस्टर्स आर डिजाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास 4 बिट डेटा है तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, उनको कंबाइन करना है, कंबाइन करके हम 4 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 8 बिट डेटा है तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, इसको भी रजिस्टर का नाम दिया जाता है। हम ये भी कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, रजिस्टर। अब अगली बात यह है कि अगर हमने n नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करवाना है तो हमें n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। n कोई भी नंबर हो सकता है, मसलन 2 नंबर ऑफ बिट्स हैं तो 2 नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करवाने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। और अगर हमारे पास 4 नंबर ऑफ बिट्स है तो 4 नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर 4 नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करवाने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, जितनी बिट्स उतने फ्लिप फ्लॉप।
क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप ने एक ही बिट को स्टोर करवाना है। अब अगली बात ये आती है कि कौन सी ऐसी रजिस्टर को डिज़ाइन करते फ्लिप फ्लॉप की कैटेगरी है जिसकी मदद से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की कैटेगरी में वो वह फ्लिप फ्लॉप है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, रजिस्टर को डिज़ाइन करते हैं। अब डी से क्यों करते हैं? क्योंकि डी से डिज़ाइन करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो डी की इनपुट होती है वही डी की आउटपुट होती है। सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा सा और आपको ये बात एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसा टी में हमने बात की थी, टी में क्या कहा था कि हमने टी टाइप फ्लिप फ्लॉप की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट, यानी दोनों इनपुट वेरी करेंगी तो आउटपुट जो है वो चेंज होगी। अब डी की प्रॉपर्टी क्या है, जो इसके इनपुट पे होता है वही इसके आउटपुट पे होता है। सिंपल। लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप आपको पता है कि नेगेटिव एज के ऊपर ऑपरेट करता है। जब हम डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से रजिस्टर को डिज़ाइन करेंगे तो जब हमारे पास पॉजिटिव एजेस आएंगी हमारा डाटा स्टोर नहीं रहेगा। हर नेगेटिव एज के ऊपर डाटा स्टोर रहेगा, हर पॉजिटिव एज के ऊपर डाटा स्टोर नहीं रहेगा। तो ये वो रीज़न है, हम ये बार बार कहते हैं कि रजिस्टर्ड डेटा को आर्जी तौर पर स्टोर करवाते हैं। यानी जब हम डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से मिलाकर रजिस्टर को बनाएंगे तो हर पॉजिटिव एज के ऊपर डेटा रिटेन नहीं रहेगा। जब जब पॉजिटिव एज आएगी, क्योंकि पॉजिटिव एज के ऊपर आपको पता है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाता है, नेगेटिव एज के ऊपर ऑपरेट करता है। हर नेगेटिव एज के ऊपर डेटा स्टोर रहेगा आर्जी तौर पर। जो ही आपके फॉलिंग एज जाएगी या रेजिंग एज जाएगी, सॉरी रेजिंग एज जाएगी, तो डेटा रिटेन नहीं रहेगा। फिर हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में हमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल लोड की ज़रूरत होगी जो हम उस टाइम पीरियड में अनेबल करवाएं ताकि डेटा हमारा स्टोर रह सके। तो आई होप जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में या इससे पहले ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि रजिस्टर क्यों डेटा को आर्जी तौर पर स्टोर करवाता है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं। और डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होने की वजह से मतलब क्या है कि जब भी आप क्लॉक पल्स देंगे, हर क्लॉक पल्स के उस टाइम पीरियड जब वो राइजिंग एज पे होगा डेटा रिटेन नहीं रहेगा। जब उसे फॉलिंग एज मिलेगी, जितनी देर तक उसे फॉलिंग एज मिलती रहेगी डेटा रिटेन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि परमानेंटली नहीं, आर्जी तौर पर डेटा को स्टोर करवाने वाली जो है वो डिवाइस जो है वो रजिस्टर्स है। अब रजिस्टर्स को हम उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, जिससे हम बच्चों की कैरेक्टराइजेशन करते हैं, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे। ठीक है, अच्छे बच्चे होते हैं क्लास पे टाइम पे आते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और बुरे बच्चे ऐसे होते हैं वो लेट आते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको अगर कोई टीचर कहता है कि कुछ जवाब दें तो वो जवाब नहीं देता। तो ये बच्चों की कैटेगरीज है। तो इसी तरह हम रजिस्टर की कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं तो रजिस्टर को दो कैटेगरीज की बेस पर हमने करेक्टराइज किया। एक क्या है कि उनकी एप्लीकेशन की बेस के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्या है, हमारे पास क्या आ जाती है, हम उसकी स्टोरेज की बेस के ऊपर। यानी जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, यानी रजिस्टर्स को डिज़ाइन किया जाता है उनकी एप्लीकेशन के लिए, रजिस्टर को डिज़ाइन किया जाता है उनके स्टोरेज के लिए। अब जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो रजिस्टर्स की एप्लीकेशन कंप्यूटर में कहाँ है, शिफ्टिंग के लिए। तो शिफ्ट रजिस्टर आ जाते हैं एप्लीकेशंस में। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर एंड स्टोर रजिस्टर दो ही मेन कैटेगरीज हैं रजिस्टर की। अब जब हम शिफ्ट की बात करते हैं, आप ये समझ लें कि शिफ्ट जो है राइट भी होता है लेफ्ट भी होता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जब आप लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में, उसमें आपको बताया जाएगा कि एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है, वो डेटा को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करवाता है। ठीक है, तो पहला पर्पस क्या है, कैरेक्टराइज किसी बेस पे हमने किया है, हमने शिफ्टिंग के पर्पस के लिए शिफ्ट रजिस्टर के तौर पर रजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हमने कहा बतौर स्टोरेज। अब शिफ्टिंग दो तरह की होती है, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट। अब जब स्टोरेज की हम बात करते हैं तो स्टोरेज का पर्पस क्या है, डेटा को स्टोर करवाना आर्जी तौर पर। ठीक है, अब वो कितने बिट डेटा होगा वो हमारे ऑपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, कितने फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होंगे वो उस डेटा बिट की तादाद के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आगे लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड यूजिंग सर्टेन टाइप्स, यानी एक यूज़र अपने
डिमांड के लिहाज से रजिस्टर को डिज़ाइन कर सकता है। अगर उसने शिफ्टिंग करनी है तो वो शिफ्ट रजिस्टर कैटेगरी में आता है। शिफ्ट रजिस्टर डेटा को स्टोर नहीं करते, वो सिर्फ पुश करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, जबकि स्टोरेज रजिस्टर जो है वो किसी किस्म की शिफ्टिंग नहीं करते। स्टोरेज रजिस्टर क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करवाते हैं आर्जी तौर पर, ठीक है, टेम्परेरी तौर पर स्टोर करवाते हैं, परमानेंटली स्टोर नहीं करवाते। अब हम जब बात करते हैं शिफ्ट रजिस्टर की, तो शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो बाइनरी डेटा को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करवा सकता है। ठीक है, कि रजिस्टर की ऐसी कैटेगरी जो डेटा को, बाइनरी डेटा को लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करवा सके। अब यहाँ पर मेंशन भी किया गया है LSR, यह लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, ये डेटा को क्या करवाएगा, बिट डेटा को आपके जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करवाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद RSR के नाम से मैंने लिखा है, इसका नाम है रजिस्टर राइट शिफ्ट रजिस्टर। अब ये किस किस्म का रजिस्टर होगा, जो डेटा को आपके लेफ्ट से राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करवाएगा। फिर अब यहाँ पर मैंने नोट के तौर पर लिखा हुआ है कि रजिस्टर की मेनली दो टाइप्स ही होती हैं, इसमें पहली शिफ्टिंग है और सेकंड क्या है, स्टोरिंग है। शिफ्ट रजिस्टर जो है वो डेटा को लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट जो है वो शिफ्ट करवाते हैं। डिपेंड करता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, क्या शिफ्ट टूवर्ड्स राइट है, क्या शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर किसी किस्म के स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये बात मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि उनका काम सिर्फ शिफ्ट करना है राइट या लेफ्ट से राइट। अगर आपने बात करनी है स्टोर की, तो स्टोरिंग के लिए आपके पास जो है वो अदर रजिस्टर्स की कैटेगरी है। अब यहाँ पर देखें कि फर्स्ट कर लें, आपने एक शिफ्ट रजिस्टर डिज़ाइन करना है। अब वो शिफ्ट रजिस्टर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, मसलन आप ये चाहते हैं कि 4 बिट डेटा को आपने स्टोर करवाना है, आपने 4 बिट डेटा को स्टोर करवाना है। ठीक है, स्टोर करवाने के बाद 4 बिट डेटा को आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि कितने फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इसका सादा तरीन जवाब क्या है कि 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि 4 बिट डेटा है तो 4 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए हमें 4 ही फ्लिप फ्लॉप चाहिए, और कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हमने नाम दिया हुआ है रजिस्टर का। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका खास क्या रखने कि आप अगर देखें, एक फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप, सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप, थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप एंड फोर्थ वाला फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पर अब यहाँ पर है क्या कि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक ही एज के साथ कनेक्ट किया है। आपको ये बताया होगा कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक सिस्टमेटिक क्लॉक पल्स से सिंक्रोनाइज है, और आप देखें क्लॉक के ऊपर एक बबल नज़र आ रहा है। उस बबल का मतलब क्या है, उस बबल का मतलब ये है कि ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो नेगेटिव एज के ऊपर, यानी फॉलिंग एज के ऊपर ऑपरेट करेंगे। और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर को डिज़ाइन करना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि डी टाइप से मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसकी इनपुट होगी वही इसकी आउटपुट होगी। आप यहाँ पर देखें, ये अगर इसकी आउटपुट है, इनपुट है, तो इस D3 जो है डेटा आउटपुट है। जब ये प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद आपकी Q3 आएगी, तो Q3 जो है दैट इज कनेक्टेड विद D2, तो जो यहाँ पे पड़ा होगा डायरेक्ट डेफिनेटली आपके वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेटा बिट फर्स्ट यहाँ पहले होगी, एक क्लॉक साइकिल में जो बिट यहाँ पड़ी होगी, दूसरे क्लॉक साइकिल में वो यहाँ चली जाएगी, तीसरे क्लॉक साइकिल में यहाँ चले जाएगी, चौथे क्लॉक साइकिल में यहाँ चले जाएगी, और पिछली बिट्स ऐसे ही आगे मूव ऑन होती जाएंगी। ठीक है, अब जरा इनके डिज़ाइन का ऑपरेशन देखिएगा। डिज़ाइन के ऑपरेशन में कुछ आपके स्टेप्स याद रखने की ज़रूरत है कि इनकी जो आउटपुट है वो आपने इनपुट के साथ कनेक्ट करनी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि जो नेक्स्ट आपकी डी इनपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। अगर आप ये बात इंपॉर्टेंट समझ गए तो आपके लिए ये रजिस्टर डिजाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में कि रजिस्टर्स के अंदर क्या होगा, हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो होगी वो अगले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, Q3 will be connected with D2 and you can see over here Q2 is connected with D1 and next Q1 is connected with D0। ठीक है, और हर रजिस्टर को डिजाइन करते हुए आपने क्या करना है कि हर फ्लिप फ्लॉप की जो है क्लॉक पल्स को आपने कनेक्ट करना है, सिस्टमेटिक होगी। एक चीज तो इम्पोर्टेंट ये है कि हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को अगले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ कनेक्ट करना है। उसकी रीजन क्या है, जो हमारी आउटपुट पे होगा वही हमारी इनपुट के ऊपर होगा। हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगली बात क्या है, इन रजिस्टर्स में डेटा को हम दो तरीकों के जरिए पुटअप कर सकते हैं। एक सीरियल वे हो सकता है और एक आपका पैरेलल वे हो सकता है। अब सीरियल वे में क्या होता है, सीरियल वे में आप बिट बाय बिट डेटा को मूव करवाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक क्लॉक साइकिल में एक बिट यहाँ आई, अगले क्लॉक साइकिल में बिट यहाँ चले गई, अगले क्लॉक साइकिल में बिट आपके यहाँ चले गई, अगले क्लॉक साइकिल में आपके बिट यहाँ चले गए। ये बात आ जाती है सीरियल डेटा की। कम्युनिकेशन डेटा की दो तरह की होती है, एक सीरियल होती है और एक पैरेलल होती है। सीरियल जो है वो बिट बाय बिट होती है और पैरेलल में आपके मल्टीपल बिट्स होती है। अब अगली बात ये आ जाती है कि पैरेलल रजिस्टर जो होते हैं, पैरेलल रजिस्टर का वर्क क्या, टास्क क्या, पैरेलल रजिस्टर में क्या होगा, अगर आपके पास 4 बिट डेटा है तो 4 के 4 बिट एट ए टाइम इसमें एंटर होंगे और 4 की 4 बिट एट ए टाइम इसमें से लीव कर जाएंगे। यानी कि आपको अगर डेटा 4 बिट दिया है तो एक क्लॉक साइकिल चाहिए डेटा को लोड करवाने के लिए, एक क्लॉक साइकिल चाहिए डेटा को आगे ट्रांसफर करने के लिए। यानी ऑब्वियसली आपको दो क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होंगे, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। लेकिन जब आप बात करते हैं सीरियल के लिए, तो सीरियल में हर बिट एक क्लॉक साइकिल में एंटर होगी। तो बड़ी कॉमनली नजर आता है कि 4 बिट डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें 4 सीरियल रजिस्टर की जरूरत है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर पैरेलल हम रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो पैरेलल में एक क्लॉक साइकिल हम इनपुट के लिए और एक क्लॉक साइकिल हमें आउटपुट के लिए चाहिए होगा, तो 1 + 1 2 बन गया। लेकिन सीरियल के अंदर क्या है, सीरियल के अंदर हमारे पास कितने क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होंगे, 4 चाहिए होंगे। तो देखिए ऑब्वियसली एक ऑपरेशन 2 सेकंड में होता है और एक ऑपरेशन 4 सेकंड में होता है। तो आप बड़ी इजीली समझ सकते हैं कि सीरियल ज़्यादा फास्ट होगा, रिलायबल सीरियल फास्ट होगा या फिर पैरेलल होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या है, पैरेलल होगा। लेकिन जब रिलायबिलिटी की बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि बिट बाय बिट ऑपरेशन नो डाउट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन उनके अंदर रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, डेटा लॉस होने के चांसेस कम से कम होते हैं। क्योंकि एक बिट ने जाना है और एक ने ट्रांसफर होना है, 1 बाय 1 होना है, तो 1 बाय 1 डेटा को लॉस होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अब अगली चीज ये है कि जब हम बात करेंगे डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से, तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं किसी रजिस्टर को। उसके लिए हमें डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा होगा डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, और मजे की बात ये है कि मैंने एक ही इनपुट ली है डी, क्योंकि जो मेरी इनपुट होगी वही मेरी आउटपुट होगी। ये प्रॉपर्टी है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर मैंने देखिए आपके सामने क्लॉक पल्स भी लगाई हुई है बबल करके। बबल का मतलब क्या है कि नेगेटिव एज के ऊपर ऑपरेट करेंगे, फॉलिंग एज के ऊपर ऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी मेंशन की गई है कि अगर हमारे पास जो है 0 इनपुट होगी तो आउटपुट भी 0 होगी। इस बात का क्या मतलब है, मैंने भी आपको कहा था, बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, स्टिल क्लैरिटी नहीं होती इन लोगों को कि डी टाइप से क्यों। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉबैक भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्पेशलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है और
आने वाले लैब सेशन के अंदर आज हम इस चीज को प्रूफ भी करेंगे कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट होती है वही इसकी आउटपुट होती है। देखें, ए की पॉसिबिलिटी बनती है 0 या 1, ठीक है, डी एक इनपुट बनती है। और टी में क्या होगा, टी में हमने ये बात डिस्कस की है कि अगर तो दोनों इनपुट आपके वेरी करती हैं तो आउटपुट हाई होगी, अदरवाइज लो, ये हमने बात की थी। यानी अगर डी की इनपुट 0 होगी तो इसकी डेफिनेटली आउटपुट के ऊपर भी 0 होगा। अगर डी की इनपुट डेटा इनपुट 1 होगी तो आउटपुट के ऊपर भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी होगी रजिस्टर्स के लिए, जो इसके इनपुट पे होगा वो इसके आउटपुट पे होगा। ये अगर आप बात याद रखेंगे तो आपके लिए अगले आने वाले वीक के अंदर लेक्चर बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक देखिएगा, ये क्लॉक पल्स आपको नजर आ रही है। आज हम लैब सेशन के अंदर ये देखेंगे कि क्लॉक पल्स को हमने सेलेक्ट कैसे करना है, कहाँ से लेना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करना है, फ्रीक्वेंसी हाई होने का क्या इम्पैक्ट होगा, वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि ये स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव राइजिंग एज फॉलिंग एज के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। तो जब जब आपकी फॉलिंग एज आएगी इट विल बी एनेबल्ड। फॉलिंग एज का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉजिक है। जब आपके राइजिंग एज आएगी तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली नजर आता है कि वो तमाम टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास फॉलिंग एजेस होंगी, रजिस्टर में किसी किस्म का डेटा स्टोर नहीं होगा। और जब नेक्स्ट दोबारा हमारे पास फॉलिंग एज जाएगी तो प्रीवियसली कुछ स्टोर ही नहीं पड़ा। जब स्टोर ही नहीं पड़ा तो हम उसके अंदर डेटा को रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द ड्रॉबैक, लेकिन उसका हल भी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कंप्यूटर में जो डेटा रजिस्टर्स के अंदर डेटा स्टोर होता है वो आर्जी तौर पर होता है। जैसे ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, अगले ऑपरेशन के लिए डेटा जो अपनी रजिस्टर जो है अपनी वैल्यू को रीसेट कर देते हैं, बिल्कुल। और अक्सर जगह पर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि रजिस्टर में एक रीसेट की पिन भी होती है कि जब आपका एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है उसमें पड़ा हुआ डेटा जो है वो रीसेट हो जाता है। रीसेट का मतलब क्या, ये डिलीट ऑपरेशन होता है क्या। जब भी आप डिलीट ऑपरेशन करवाते हैं तो वहाँ नल ऑपरेशन होता है। नल ऑपरेशन से क्या मुराद है, जहाँ 1010 पड़ा है वो सारे का सारा डेटा 00 हो जाता है, ठीक है। जहाँ 1 पड़ा है वहां पे कंप्लीमेंट हो जाता है 0 होता है। तो 0 मीन्स नथिंग। तो ये होता है जब आप डेटा को डिलीट करवाते हैं और अगले ऑपरेशन के लिए फिर वहां पर डेटा मेमोरी में स्टोर हो सकता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट लिखा हुआ है, फॉर ईच पॉजिटिव क्लॉक पल्स द डी टाइप फ्लिप फ्लॉप विल बी डिसेबल्ड एज इट वर्क्स ओनली ऑन नेगेटिव एज पल्स ऑफ द इनपुट। में अभी आपको ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सिर्फ नेगेटिव एज के ऊपर ऑपरेट करेगा, ठीक है। फॉलिंग एज के ऊपर जो है वो ऑपरेट करेगा, राइजिंग एज के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा। और जब भी आपके पास पॉजिटिव एज आएगी तो हर पॉजिटिव एज में गार्बेज वैल्यू होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गार्बेज वैल्यू होने का मतलब क्या है, देखिए जब पॉजिटिव एज आएगी तो इट विल बी एक्ट एज डिसेबल्ड। ये डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल हो जाएगा तो मतलब क्या है कि जिसमें प्रीवियसली पढ़ा है उसको याद नहीं होगा। अगले फॉलिंग एज के ऊपर चूंकि कुछ भी प्रीवियसली नहीं पढ़ा तो हमारे पास जो डेटा की जो अनसर्टेन फॉर्म है वो पॉसिबल हो सकती है। मसलन बात क्या करने की है कि जब हमने जो एक्चुअल डेटा स्टोर किया था वो नहीं स्टोर रहा, ठीक है, कोई और डेटा आ गया तो दैट विल बी अब गार्बेज वैल्यू। समटाइम ऐसे भी होता है, सी प्रोग्राम लिखते होते हैं तो पिछले आउट प्रोग्राम की आउटपुट आ रही होती है इसमें, तो आप क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रीसेट पिन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जो इस बात पे हमारे पास जो है वो एक अप्रोच प्रोवाइड करेगा कि हर ऑपरेशन पे हमें क्या है जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने रजिस्टर को रीसेट करने की जरूरत है। फिर ये क्या है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारे अगले क्लॉक साइकिल में, नेगेटिव एज वाले क्लॉक साइकिल में गार्बेज वैल्यू ना हो और हमारा डेटा रिटेन रहे, तो हमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल जिसका नाम लोड कंट्रोल सिग्नल होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। अब जितने टाइम पीरियड के लिए, 100 माइक्रोसेकंड के लिए, 200 माइक्रोसेकंड के लिए हमें डेटा को रिटेन रखना है, चाहे वो राइजिंग एज जाए या फॉलिंग एज जाए, हमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोल सर्किट की जरूरत है जिसका नाम लोड कंट्रोल सिग्नल है। जब तक लोड कंट्रोल सिग्नल आपका एनेबल रहेगा डेटा उसमें स्टोर है। जो ही लोड कंट्रोल सिग्नल डिसेबल होगा आपकी हर राइजिंग एज के ऊपर फिर डेटा जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा ऑपरेशन था इसके बारे में कि रजिस्टर के अंदर डेटा क्यों स्टोर नहीं होता। अगर रजिस्टर में परमानेंटली करना है, लॉन्ग टाइम के लिए करना है, तो हमें
क्या पॉलिसी अडॉप्ट करने की जरूरत है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही हमने बात की कि यार लोड कंट्रोल सिग्नल का फंक्शन क्या है। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपके ऊपर इनपुट्स नजर आ रही हैं, अगर डेटा को आपने पैरेलल वे में इनपुट करवाना है, डेटा को पैरेलल वे में इनपुट करवाना है, तो डेटा को पैरेलल वे में इनपुट करवाने के लिए हम नॉर्मली टॉप से डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। और अगर आपने शिफ्ट करवाना है टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तब डेटा आपकी हमेशा लेफ्ट से एंटर हो सकता है या फिर राइट से। मेक श्योर पैरेलल के लिए क्या है, पैरेलल की हम देखेंगे रजिस्टर की पहचान भी क्या है। पैरेलल के लिए डेटा को एंटर करवाना होगा तो हम टॉप से करवाएंगे, और लीव करवाना होगा तो बॉटम से करवाएंगे। और अगर शिफ्टिंग करनी होगी तो हम डेटा को या तो लेफ्ट से इंसर्ट कर सकते हैं, राइट से रिट्रीव कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हम राइट से एंटर कर सकते हैं या लेफ्ट से जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन लिखी है। आप जानते हैं कि जब भी हम क्लॉक पल्स देते हैं तो हर क्लॉक पल्स की एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है। आज हम लोग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात भी करेंगे लैब सेशन के अंदर। फर्स्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर है उसके क्रॉस जो हमने क्लॉक पल्स दी है उस पर अप्लाई की गई फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी किसी तरह पता लग जाए तो हम फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड जो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, t इज इक्वल टू 1/f। तो जब हम इस गिवन फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड से हमारे पास क्या आता है, t इज इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। याद रखें कि जब आप क्लॉक पल्स आपको दी गई है, क्लॉक पल्स के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी है, वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर रजिस्टर का, और ये बात डिटरमिन कर सकते हैं कि वो रजिस्टर डेटा कितने टाइम के लिए स्टोर रखेगा। तो यहाँ से हमने ये बात डिटरमिन कर ली कि 1 माइक्रोसेकंड तक डेटा तो यार पड़ा रहेगा, अगले माइक्रोसेकंड में क्या होगा, डेटा पड़ा नहीं होगा, डेटा विल बी लॉस्ट या गार्बेज वैल्यू हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि हमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल लोड चाहिए, लोड कंट्रोल सिग्नल चाहिए। लोड कंट्रोल सिग्नल भी आपके नेगेटिव लॉजिक के ऊपर ऑपरेट करेगा। जब आपने क्लॉक पल्स दी, क्लॉक पल्स के साथ एक एक्स्ट्रा लोड सिग्नल जारी किया, और अगर आप चाहते हैं कि 100 माइक्रोसेकंड तक आपके डेटा स्टोर रहे, 50 माइक्रोसेकंड तक स्टोर रहे, तो उतने टाइम पीरियड के लिए आपको लोड सिग्नल को इनेबल करवाना है। यू कैन सी लो लॉजिक के ऊपर ये, इसमें अब इसने टाइम पीरियड में जितने भी राइजिंग फॉलिंग आएंगी 100 माइक्रोसेकंड के लिए डेटा स्टोर रहेगा। लेकिन आफ्टर 100 माइक्रोसेकंड जैसे ही ये लोड कंट्रोल सिग्नल अपनी हाई वैल्यू पे जाएगा, वंस अगेन क्या होगा, रजिस्टर में डेटा नहीं होगा। बात करने के मुख्तसर अल्फाज में क्या है कि एक्स्ट्रा लोड कंट्रोल सिग्नल के जरिए हम अपने रजिस्टर्स में डेटा की सेवेज जो है, ये स्टोरेज कैपेसिटी टाइमिंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस बात को कैसे डिटरमिन करना है कि डेटा कितनी देर तक स्टोर रहेगा, ये बात मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दी। इसी तरह अगर आप 200 माइक्रोसेकंड तक चाहते हैं कि डेटा को स्टोर रखना है, अब ये क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि 200 माइक्रोसेकंड तक चाहिए, 300 माइक्रोसेकंड तक चाहिए, उसकी रीजन ये है कि कंप्यूटर जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो डेटा को आर्जी तौर पर रजिस्टर में शेप मूव कर रहा होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब हम कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की की बात करते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट जो होती है वो आपकी कैशे मेमोरी होती है। कैशे के बाद आपके जो है रजिस्टर आते हैं, रजिस्टर के बाद रैम रोम होती है, रैम रोम के बाद फिर आपके जो है वो हार्ड डिस्क वगैरह जो आती है, हार्ड डिस्क के बाद जो है वो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बीइंग आईटी स्टूडेंट, कि जो मेमोरी कंप्यूटर के जितना पास होती है उतना फास्ट होती है, यानी कैशे मेमोरी या कैश मेमोरी जो आप बोलते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर के सबसे क्लोजेस्ट समझी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो फ्रीक्वेंट चाहिए होता है, बड़ी क्विकली चाहिए होता है, वो उस पर पड़ा होता है। और यही वजह है कि अगर आप चाहते हैं कि कैशे आपकी ज्यादा हो तो यू नीड टू पे मोर मनी। आपको अपने आर्किटेक्चर को, सिस्टम को इम्प्रूव करवाने के लिए यू नीड टू मोर पे। आप लोगों को फिर ये भी बताया गया होगा कैशे के अंदर फिर लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो लेवल 1 में पड़ा होता है, उससे कम लेवल 2 में, उससे कम लेवल 3 में।
कैशे के बाद नॉर्मली कैशे मेमोरी एमबीज में होती है, जीबीज में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद कैशे के बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है, कैशे के बाद हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर में जब मतलब 2 अदाद को आपने ऐड करना है, 2 बिट डेटा को ऐड करना है, ऐड करने के लिए उसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर से के बाद हमारे पास रैम एंड रोम आ जाती है, फिर हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। लेकिन एक बात खास ख्याल रखिएगा, जिसे बूट स्टार्ट ऐप के नाम देते हैं आप लोग, इनिशियली क्या होता है कि डेटा पड़ा होता है हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से फिर रैम रोम में लोड होता है, रैम लोड से फिर आगे आगे रजिस्टर में आता है एंड सो ऑन। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो डेटा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। उसकी वजह क्या है, चाहे वो रजिस्टर्स है, चाहे वो रैम है, रोम है, ठीक है, या हमारे पास कैशे रजिस्टर्स है, इनकी स्पेस कैपेसिटी बहुत कम होती है। सो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें जो आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशन को मजीद इंप्रूव कर सकती थी, मैंने उनको एक्सप्लेन किया। अब लोड 2 तरह के होते हैं, लोड एक एसिंक्रोनस होता है। अब एसिंक्रोनस लोड जो है सिंक्रोनस लोड होता है और एसिंक्रोनस लोड, 2 किस्म की लोड की कैटेगरी है। एक सिंक्रोनस लोड है और एसिंक्रोनस लोड है। अब सिंक्रोनस लोड जो है वो क्लॉक के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है और लोड के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। दोनों को आपको अनेबल करने की जरूरत है। मेक श्योर सिंक्रोनस लोड में क्या है कि आपको क्लॉक पल्स भी इनेबल रखना पड़ती है और लोड को भी इनेबल रखना पड़ता है। एसिंक्रोनस में क्या है, एसिंक्रोनस सिर्फ जो है वो लोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। हमें सिंक्रोनस हमने डिस्कस करना है, सिंक्रोनस ही हम लोगों ने काउंटर डिजाइन किए, इसलिए फिर मैं सिंक्रोनस के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। तो रिमेंबर याद रखिएगा, लोड की 2 कैटेगरीज हैं, एक सिंक्रोनस और एक क्या है, सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस जो लोड है वो क्लॉक और लोड दोनों पर डिपेंडेंट है, एसिंक्रोनस सिर्फ और सिर्फ लोड की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो